नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जो अपने जो क्लास जो रही थी लास्ट, ठीक है, जिसके अंदर अपने पदार्थों के बारे में अपने पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर अपने जो ऑक्साइड जो थे, जिसमें धात्विक ऑक्साइड जो थे अम्लीय, ठीक है, और सॉरी क्षारीय, और जो अधात्विक तो थे वो अम्लीय जो थे, उदासीन वाले थे, उभयधर्मी थे, ठीक है। ये अपने कल की जो क्लास जो रही थी, जो लास्ट क्लास जो थी, वो उसके अंदर अपने पढ़ा था। आज जो क्लास जो है वो है अम्ल, सार और लवण के बारे में, जिससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद के अंदर खट्टे होते हैं वे अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो स्वाद के अंदर कड़वे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सारक कहलाते हैं या सार कहलाते हैं, ठीक है। अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और सार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लिटमस पेपर जो है वो उससे क्या कर सकते हैं अपन? इससे डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। और ज्यादा डिटेक्ट करने के लिए अगर अम्ल है, अगर दो अम्ल अपने को दे रहे, बता दिए जाए कि भाई ये अम्ल है, तो इसकी अम्लता जो है वो दोनों में से किसकी ज्यादा है, यानी दोनों में से प्रबल कौन सा है, तो प्रबल पता लगाने के लिए अपन पीएस स्केल को यूज में ली जाती है, ठीक है। अब अम्ल क्या होते हैं? अम्ल हमेशा जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ठीक है, वे अम्ल होते हैं। और जो पदार्थ जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्या होते हैं? सारक कहलाते हैं, ठीक है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसके लिए अवधारणा दी गई है, ठीक है, कि कौन से अम्ल होंगे, कौन से सार होंगे, ठीक है। तो वो अवधारणा अपन ने पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में अपन जाएंगे कि अम्ल क्या होते हैं, सार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं और इनके क्या क्या उपयोग है। सबसे पहला है अम्ल, सारक एवं लवण, एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड, बेस और सॉल्ट। देखो सॉरी, पहला जो है वो है अम्ल सारक अवधारणाएं। पहली अवधारणा दी थी वो ऑरेनियस ने दी थी। ऑरेनियस ने अम्ल सार की संकल्पना सबसे पहले दी थी, ठीक है। क्या बताया ऑरेनियस ने? ऑरेनियस ने यह बताया कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन का क्या करते? त्याग करते। H+ आयन का क्या करते? त्याग करते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। H+ आयन भी हो सकता है और हाइड्रोनियम आयन भी हो सकता है। हाइड्रोनियम आयन भी हो सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन का त्याग करे या H+ आयन का त्याग करे तो वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जैसे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन, देखो विलयन जलीय होना चाहिए। अगर आपको कोई सॉलिड एसिड दे दिया जाए और उसको बोले कि आपको अम्ल, लिटमस पेपर के द्वारा उसको देखा जाए कि वो अम्ल है या सार है, ठीक है, अगर शुष्क अवस्था में है तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अम्ल और सार दोनों ही आयन जो देने की जो प्रक्रिया है वो जलीय विलयन में ही देते हैं, ठीक है। यानी ड्राई अवस्था के अंदर, सूखी अवस्था के अंदर वो आयंस नहीं देंगे, ठीक है। तो अपने को डिटेक्ट करने के लिए जलीय विलयन होना जरूरी होता है। जैसे आप देख सकते हो अम्ल जो है, जैसे HCl है, ठीक है, HCl के अंदर जैसे जलीय विलयन होगा, जलीय विलयन में, ठीक है, ये क्या करेंगे, या AQ लिख देते हैं यहाँ पे, एक्वाइस सॉल्यूशन में H+ आयन और Cl- देते हैं, यानी H+ आयन दे रहे हैं, ठीक है। H2SO4 के अंदर, H2SO4 के अंदर आप देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो 2 हाइड्रोजन प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे आपको SO4 जो होता है वो -2 होता है, ठीक है। फिर है यहाँ पे आप देखोगे जैसे, और जो है HNO3 है, HNO3 जो है, ठीक है, ये क्या करते हैं? जब इसका जलीय विलयन होगा, एक्वाइस सॉल्यूशन जो होगा, ठीक है, वो आपका एक्वाइस सॉल्यूशन जो है वो H+ आयन और NO3- आयन देते हैं, ठीक है। तो आप सब में देख रहे हो कि अम्ल वे होते हैं जो क्या देते हैं? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बात किसने बताई थी? अरेनियस ने बताई थी। अरेनियस ने क्या किया था? अरेनियस ने बताया कि अम्ल वे होते हैं जो क्या करते हैं? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अरेनियस ने इनको 2 भागों में वर्गीकृत किया, ठीक है। उनको बताया कि एक प्रबल अम्ल होते हैं, एक होते हैं दुर्बल अम्ल होते हैं। ऐसे अम्ल, प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पूर्णतः क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं, यानी पूर्णतः जलीय विलयन में क्या हो जाएंगे? आयनित हो जाते हैं, यानी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। विभक्त होने के कारण, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? प्रबल होते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। इनको क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है, ठीक है। ये पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ठीक है,
H2SO4 है, HNO3 है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। ये जो होते हैं ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। दूसरा होता है दुर्बल अम्ल, जिसको बोलते हैं अपन वीक एसिड। क्या बोलते हैं? वीक एसिड। ऐसे अम्ल जो पूर्णतः आयनित नहीं होते, जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं या वीक एसिड कहलाते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा जो वीक एसिड जो होता है वो एसिटिक एसिड होता है, जिसको बोला जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, ठीक है। यह है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल दूसरा, और इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, निक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है। तो ये जो है वो कैसे होते हैं? वीक एसिड होते हैं, ठीक है। तो अरेनियस ने ये बताया कि अम्ल वे है जो क्या देते हैं? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा H3+ आयन, जिसको हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयंस, हाइड्रोनियम आयंस बोला जाता है। ये बनने का तरीका है, यानी जल के अंदर जब H+ आयन जल से क्रिया करता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होती है उसकी क्रियाशीलता अधिक है, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन इसके साथ में क्रिया करके क्या बना देता है? हाइड्रोनियम आयन बना देता है जल के अंदर, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन भी अपने को मिलते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है? एसिड है या अम्ल है। तो अरेनियस ने ये बताया कि H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। दो तरह के हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और पूर्णतः जो आयनित नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? वीक होते हैं या दुर्बल होते हैं। अब सार, वे पदार्थ सार जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं, हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, ऋणात्मक हाइड्रोक्सी आयन देते हैं या त्याग करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सार कहलाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मान लो NaOH है, ठीक है, NaOH का एक्वाइन सॉल्यूशन जो होगा, ठीक है, उसमें आपको Na+ और OH क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। उसी तरह से जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका भी एक्वाइन सॉल्यूशन जो होगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा, तो C+2 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 2HOH नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका भी AQ जो है, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा Mg+2 प्लस OH 2OH नेगेटिव। तो आप देख रहे हो कि जो बेस होते हैं, सार होते हैं, वो क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। तो अम्ल वे होते हैं जो H+ आयन देते हैं, सार वे है जो OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है। तो ये बताया था अरेनियस ने, बताया था कि ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? सार होते हैं। सारों को भी इन्होंने दो भागों में बांटा, ठीक है, इसमें भी वही है, इसको बोलेंगे अपन स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और इसको बोलेंगे अपन वीक बेस, वीक बेस बोलते हैं, ठीक है। जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं प्रबल सार, और जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं क्या? दुर्बल सार बोलते हैं। NaOH जो होता है और KO जो होता है, जिसको बोलेंगे अपन NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोला जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, ठीक है। यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये जो है वो क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग, और जो पूर्णतः आयनित नहीं होते जलीय विलयन में वो कहलाते हैं दुर्बल सार। दुर्बल सार के अंदर जो होता है वो सबसे दुर्बल जो होता है वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। ये कैसा है? दुर्बल सार है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, ठीक है, ये कैसा है? दुर्बल सार होता है।
और एक दुर्बल सार है वो अपन मान सकते हैं Mg ब्रैकेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जो है वो कैसे है, दुर्बल सार होते हैं। ठीक है, तो अरेनियस का सिद्धांत इसी पे ही है कि अगर H+ आयन का त्याग करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, पूर्णतः त्याग कर लेंगे तो वो स्ट्रांग होंगे। ठीक है, यानी प्रबल होंगे। पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं तो वो दुर्बल होते हैं। प्रबल में H2SO4, HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जो होते हैं वो प्रबल में आते हैं। ठीक है, दुर्बल में आते हैं एसिटिक एसिड आता है, फॉर्मिक एसिड आता है जिसको मेथेनोइक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है, और एक आता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और बेस के अंदर देखें तो NaOH जो है वो प्रबल कहलाते हैं, KOH जो है वो क्या कहलाते हैं, प्रबल कहलाते हैं। ठीक है, और जो दुर्बल में आते हैं वो आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है। ये पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, इसलिए ये दुर्बल होते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था बॉस्टन लॉरी। बॉस्टन लॉरी, ठीक है, बॉस्टन लॉरी जो है एक तो था जॉनसन बॉस्टन और मैथ्यूज लॉरी। ठीक है, ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर बी अम्ल सार की क्या दी थी, व्याख्या की थी, अवधारणा दी थी। इन्होंने ये बताया कि अगर सपोज मान लो किसी में OH है नहीं, ठीक है, तो वो OH नहीं देगा, इसका मतलब उसका कैसा पता लगाए कि वो सार है या अम्ल है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कहा था इनका जो मेन नियम जो था उनकी थ्योरी के अनुसार कि जो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन का मतलब जो होता है यहाँ पे H+ आयन से, प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब यहाँ पे जो है वो किससे है, H+ से है, यानी हाइड्रोजन से। यानी हाइड्रोजन का जो त्याग करते हैं या प्रोटॉन को जो दान करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है वो क्या कहलाते हैं, सार कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार जो प्रोटॉन का दान करते हैं वे अम्ल होते हैं और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वे सार होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन को दान करने वाले क्या होते हैं, अम्ल, और प्रोटॉन को ग्रहण करने वाले क्या होंगे, सार होते हैं। जैसे एक रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है, HCl जो है H2O के साथ में, जल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, Cl, और क्या बनाता है H3+, Cl- और H3+, ठीक है, आयंस बनाता है। ठीक है, आप देख रहे हो कि जो ये प्रोटॉन जो है ये वाला, ठीक है, ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, ये दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन जो हो रहा है ये क्या कर रहा है, HCl से प्रोटॉन जा रहा है। ठीक है, तो HCl से प्रोटॉन जा रहा है, इसका मतलब HCl क्या है, अम्ल है। HCl क्या है, अम्ल है। और H2O जो है वो प्रोटॉन को यहाँ पे ग्रहण कर रहा है। देख लो, प्रोटॉन को ग्रहण कौन कर रहा है, H2O जल कर रहा है, तो ये क्या होगा, सार होगा। ठीक है, अच्छा, अम्ल वे जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो अम्ल होते हैं, और अम्ल प्रोटॉन का त्याग करने के बाद में सयुग्मी सार में बदल जाते हैं, सयुग्मी सार में बदल जाते हैं। तो ये बन गया सयुग्मी सार। तो देखो H+ आयन इसने त्याग किया, HCl ने H+ आयन का त्याग किया और किसमें बदल गया, ये Cl- के अंदर बदल गया। ठीक है, तो ये त्याग कर रहा है इसलिए ये अम्ल है, और देने के बाद में ये किसमें बदल जाता है, सयुग्मी सार के अंदर बदल जाता है। इसी तरह से H2O जो है, वाटर जो है, ठीक है, वो क्या करता है, H को, हाइड्रोजन को जब ग्रहण करता है या प्रोटॉन को जब ग्रहण करता है तो H3O+ के अंदर ये बदल जाता है। ठीक है, तो H2O जो है वो हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये क्या होंगे, सार होंगे, क्योंकि प्रोटॉन को ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ठीक है, और ये ग्रहण करते ही ये किसमें बदल जाता है, सयुग्मी अम्ल के अंदर बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, ये सयुग्मी अम्ल के अंदर बदल जाता है। ठीक है, बॉस्टन लॉरी ने सयुग्मी अम्ल एवं सयुग्मी सार को अवधारणा भी प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो अम्ल तो होते ही है, लेकिन वो देने के बाद में किसमें बदल जाते हैं, सयुग्मी सार के अंदर बदल जाते हैं। ठीक है, और सार जो होते हैं जब प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो सार होते हैं, लेकिन ग्रहण करने के बाद में वो किसमें बदल जाते हैं, वो सयुग्मी अम्ल के अंदर बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये अवधारणा जो थी वो बॉस्टन लॉरी ने दी थी। इनकी अवधारणा किस पे आधारित है, प्रोटॉन पे आधारित है। यानी प्रोटॉन जो होते हैं जिनका त्याग करते हैं, ठीक है, वो अम्ल कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सार कहलाते हैं। और ग्रहण करने के बाद में, ठीक है, वो किसमें बदल जाते हैं, अम्ल के अंदर बदल जाते हैं। और प्रोटॉन का दान करने के बाद में वो किसमें बदल जाते हैं, सयुग्मी सार के अंदर बदल जाते हैं। फिर एक नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया था, ठीक है, उसका नाम था लुईस। लुईस ने कहा अब सपोज मान लो किसी में प्रोटॉन है ही नहीं, हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है, तो उनको अम्ल और सार में कैसे परिभाषित किया जा सके। ठीक है, तो लुईस ने यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यानी लॉन पेयर, देखो दो तरह के इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, एक तो लॉन पेयर होता है, एक बॉन्ड पेयर होता है।
ठीक है। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है जो बंध बनाने में भागीदारी लेते हैं वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं, जो बंध बनाने में भागीदारी नहीं लेते वो लॉन पेयर कहलाते हैं। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन जो युग्म जो है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, जिसको अपन लॉन पेयर कहते हैं, ठीक है, ये लॉन पेयर जो होते हैं ये बंध बनाने में भाग नहीं लेते, बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। वे क्या कहलाते हैं? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो यौगिक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान देते हैं, इसमें उल्टा है, देखो दान देते हैं वो क्या होते हैं? सार होते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन का युग्म को, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को जो दान करेगा, दान, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? सार कहलाएगा। और जो इसको ग्रहण करेगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। कैसे? देखो एक रिएक्शन है BF3 प्लस NH3, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा अपन याद देखते हैं कि जो है फ्लोरीन, जो है फ्लोरीन के अंदर जो इसका नंबर है वो 9 नंबर पे आता है। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और दूसरे में इसके रहेंगे वो 7 रहते हैं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की इसकी जरूरत है अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, फ्लोरीन को, ठीक है। उसी तरह से बोरोन जो है, ठीक है, उसमें 5 होते हैं, पहले में 2 रहते हैं, दूसरे में 5 रहते हैं, ठीक है। सॉरी, पहले में 2 और दूसरे में 3, दूसरे में कितने? 3 रहेंगे, हो गए 5, ठीक है। अब आप देखोगे इसकी संरचना में तो बेरियम जो है वो इस तरह से है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो F जो है वो 3 है, ठीक है। तो बाह्यतम कोष में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है, इनको यहां मेंशन कर रहा हूं मैं, 1, 2 और 3, ठीक है। और ये जो फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन कितने अपने पास में? 7 है, ठीक है। 7 जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनके अंदर, ठीक है। इसको मैं X से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। ये 7 हो गए इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। इस तरह से है ये, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? इनका कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहां पे ये जो है अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण कर लेता है, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण कर लेता है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर देखें तो इसमें अभी भी आप देखोगे 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, यानी अभी भी बेरियम के, बोरोन के अभी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी है, ठीक है। यानी ये विलुप्त अभी क्या है इसमें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है। अब इसी तरह से अपन अगर इसका देखें अमोनिया का, NH3 का, तो नाइट्रोजन के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 7, पहले में 2 रहे, दूसरे में 5 रहते हैं, ठीक है। और उसी तरह से हाइड्रोजन क्या होता है? वो एक ही होता है, तो एक ही रहता है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन को मैं यहां लिखूं, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, 1, 2 और ये 3, ठीक है। नाइट्रोजन के बाहर जो है वो कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन में कितने हैं? 1 है, ये हाइड्रोजन में 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अष्टक जब पूर्ण होता है तो यहाँ पे देखो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूर्ण हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे। हाइड्रोजन के कितने पूरे हो गए? 2, तो ये हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी भी फ्री है, ये वाले जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं। तो ये जो होते हैं ये वाले, इनको बोला जाता है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एकाकी युग्म वाले क्या है? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं कर देता हूं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री है, ठीक है। अब बेरियम बोरोन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो BF3, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड बनता है, ठीक है। और ये कहलाता है, ये बॉन्ड जो कहलाता है वो कहलाता है उप सहसंयोजक बॉन्ड कहलाता है, उप सहसंयोजक बंध कहलाता है, ठीक है। इसमें बंध में इलेक्ट्रॉन का अधिकार जो होता है वो BF की तरफ होता है, यानी बोरोन की तरफ होता है। यानी बोरोन जो होता है वो अपनी तरफ इसको इलेक्ट्रॉन को
रखते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो किसकी तरफ जाएगा, बोरॉन की तरफ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन का दान कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का दान ये कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन कर रहा है, ये कर रहा है, इसलिए ये क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, तो ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। ठीक है, तो लुईस ने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का दान कौन कर रहा है, ये कर रहा है, NH3 कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। और BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए ये क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, लुईस ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म को, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जिनको लॉन पेयर बोला जाता है, जो बंध बनाने में भागीदारी नहीं लेते, ठीक है, वो क्या करते हैं, इनको त्याग किया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और जो पदार्थ इनको ग्रहण करता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो BF3 जो है वो अम्ल है और NH3 जो है वो क्या है, क्षार है। ठीक है, अब है अम्ल, एसिड। एसिड की उत्पत्ति शब्द जो हुई है वो लैटिन वर्ड से एसिडस से हुई है, जिसका मतलब होता है खट्टा। यानी सीधी सी बात है, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। लेकिन सारे अम्लों को अपन जीभ से टेस्ट करके अपन नहीं बता सकते हैं कि वो अम्ल कैसा अम्ल है या क्षार है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अम्ल होते हैं कि हथेली पे डालने पे सीधे से हथेली से फाड़ के इसको निकल आएगा। ठीक है, इतना कोरेसिव होता है। ठीक है, संसारण वाला होता है। ठीक है, इन त्वचा को पे ऊपर गिरने पे उसको क्या कर देगा, वो जला देता है। यहाँ पे जो कुछ अम्ल है, ठीक है, जिसके अंदर एक तो HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये जो होते हैं वो प्रमुख अम्ल होते हैं, जो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। भौतिक गुण अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो नींबू जो है, नींबू का रस है, सिरका जो है जिसको विनेगर बोलते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं वो कैसे है, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये याद रखना है। लाल को कैसा बना देते हैं, ये नीला कर देते हैं। रेड को किस में बदल देते हैं, ये ब्लू के अंदर चेंज कर देते हैं। रेड को किस में बदल देते हैं, ये ब्लू के अंदर चेंज कर देते हैं या उसमें बदल देते हैं। संसारण होते हैं, संसारण का मतलब होता है ये कोरेसिव नेचर के होते हैं, यानी ये अगर उत्तकों पे गिर जाए, त्वचा पे गिर जाए, तो उसको क्या कर लेते हैं, ये जला देते हैं। ठीक है, जीवित उत्तकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, धातु या अन्य सामग्री को, ठीक है, या मार्बल पे भी डाल दो एसिड तो मार्बल को भी क्या कर देते हैं, ये खराब कर देते हैं। यानी इनकी प्रकृति जो होती है वो संसारण की होती है, यानी कोरेसिव होती है। सामान्यतः इनका पीएच वैल्यू जो होती है, पीएच जो होता है एक स्केल होती है, उसके स्केल के अंदर 1 से 14 तक मार्किंग होती है। ठीक है, और उस स्केल के अंदर जो 7 पे आता है वो उदासीन होता है, और 7 से जो कम होगा वो क्या होगा, अम्ल होता है। यानी अम्ल का अगर पीएच देखा जाए, ठीक है, तो वो 7 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो 1 से 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब जो 1 नंबर वाला होगा वो क्या होगा, अधिक अम्लीय होगा। ठीक है, और जो 6 नंबर वाला होगा वो कैसा होगा, कम अम्लीय होगा। ठीक है, और इस तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आपको कहा जाए कि 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, जिनके एक के पीएच का मान जो 2 है और दूसरी वाली पीएच का मान 5 है, तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा मोर या एसिडिक कौन होगा, या सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा। तो अपन आंकड़े के हिसाब से देखें तो 5 जो है वो बड़े हैं, तो 5 का जो अम्लीय वो ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जो 1 जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो कम नंबर आएंगे वो ज्यादा अम्लीय होगा और ज्यादा नंबर वाला कम अम्लीय होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 1 मार्क्स में क्या होता है कि 1 नंबर पे ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को ना मेजर करता है, यानी जो हाइड्रोजन आयन जो होते हैं उनकी सांद्रता को ये नापता है। तो एक वाले में सांद्रता जो होती है वो ज्यादा होती है, और धीरे धीरे जब अपन बढ़ते जाएंगे 6 नंबर पे आते हैं तो हाइड्रोजन की सांद्रता कम होती जाती है। तो हाइड्रोजन की सांद्रता अगर कम होती जाएगी तो वो विलयन जो होगा वो उसकी अम्लीयता भी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो अम्ल की पीएच 1 से 7 के बीच में होती है। 7 पे अगर हो वो कैसा होगा, उदासीन होता है, और 7 से जब आगे बढ़ते हैं 14 के तक तो वो क्षारीय होते हैं। अम्ल
सार के साथ में अभिक्रिया करके दोनों पदार्थ एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। यानी अम्ल कभी भी जब भी सार के साथ में अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो हमेशा लवण एवं जल बनाता है। कैसे? सपोज मान लो HCl की रिएक्शन में अगर NaOH के साथ में करवा दूं, ठीक है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी रिएक्शन में NaOH के साथ में यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाता हूं, तो सबसे पहले आपको रिएक्शन अगर है तो सबसे पहले इसको तोड़ना सीखे, ठीक है। इसमें प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है, तो ये वाला प्लस माना जाता है, ये वाला माइनस माना जाता है, इसमें भी ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो ये वाला प्लस जो है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला नेगेटिव इसका, इन दोनों को जोड़ने से क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। तो ये बन गया अपने पास में H2O। पीछे क्या बचा? पीछे बचा जो है वो हो जाए NaCl, तो ये बन गया अपने पास में NaCl। तो आप देख सकते हो, तो एक तो बन गया लवण और दूसरा क्या बन जाता है इसके साथ में? जल। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें अम्ल हमेशा सार के साथ में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। कोई भी अम्ल सार के साथ में जब भी अभिक्रिया करेगा वो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। और लवण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो उदासीन होते हैं, ठीक है, जिनकी पीएच वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। क्या सभी जो लवण होते हैं उनकी पीएच 7 होती है? तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो लवण जो अम्लीय लवण कहलाते हैं, सारीय लवण कहलाते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या सिस्टम होता है? जैसे HCl की अभिक्रिया, जैसे ये है जो है परबल अम्ल है, और परबल अम्ल की अभिक्रिया अगर मैं दुर्बल सार से करवाता हूं, दुर्बल सार से करवाता हूं, तो दुर्बल सार मैंने आपको बताया था कौन सा था? NH4OH था, ठीक है। जब इससे करवाता हूं तो क्या होगा? आप तोड़ो इसको, ये है और ये है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो तो क्या बनता है? H2O बनेगा, ठीक है। इसका प्लस और इसका माइनस, पीछे बचता है वो क्या बनता है? NH4Cl बनता है, जिसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है, अब देखो यहाँ पे जो है वो परबल कौन है? अम्ल है। परबल अम्ल है, दुर्बल क्या है? सार है। तो इससे बनने वाला जो ये लवण है, ठीक है, ये कहलाता है अम्लीय लवण कहलाता है। अम्लीय लवण कहलाता है, ठीक है। ये कौन सा लवण है? अम्लीय लवण है। दूसरा, अगर मैं दुर्बल अम्ल लेता हूं प्लस परबल सार लेता हूं तो क्या बनेगा? ठीक है, तो अगर दुर्बल अम्ल जो है वो है CH3COOH, जिसको बोला जाता है एसिटिक एसिड। क्या बोला जाता है? एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक अम्ल कहा जाता है इसको, ठीक है। इसकी रिएक्शन में NaOH के साथ में करवाता हूं। अगर NaOH के साथ में करवाता हूं तो मेरे पास में, आप इसको भी तोड़ सकते हो, लेकिन इसमें आप देखोगे कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ये प्लस का, इधर माइनस का है, ठीक है। इसमें ये प्लस का है, ये माइनस का, और ये प्लस का है। तो ये वाला प्लस वाला इसके माइनस वाले से जुड़ेगा तो हमेशा क्या बनेगा? वाटर बन रहा है, ठीक है। और पीछे जो बचता है वो बचता है अपने पास में CH3COONA, ठीक है, जिसको बोला जाता है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट बोला जाता है। ये सोडियम एसीटेट जो है वो परबल सार के कारण बनता है, इसलिए इसका प्रकृति जो होती है वो कैसा होता है? सारीय लवण है। ये कैसा लवण है? सारीय लवण है, ठीक है। तो परबल अम्ल के साथ में अगर क्रिया करवाते हैं दुर्बल सार की तो क्या बनता है? अम्लीय लवण बनता है। और दुर्बल अम्ल की अगर क्रिया परबल सार के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है? सारीय लवण बनता है, ठीक है। तो ये लवण भी है। और अगर दोनों परबल परबल की करवाए तो क्या बनता है? उदासीन वाला लवण बनता है, जो नमक जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। ये वाला, ये उदासीन क्या है? लवण है, ठीक है। इसकी पीएच जो होती है वो कितनी होती है? 7 होती है,
ठीक है, तो ये था अपने अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। नेक्स्ट है अम्लों का क्वथनांक जल से अधिक होता है, यानी इनको अगर गर्म किया जाए तो ये जल्दी से क्या हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं किसके, जल के मुकाबले में। ठीक है, ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। इसका कारण है कि ये आयन या आवेशित कणों का निर्माण करते हैं। कैसे, जैसे अपन HCl को ले, HCl को अगर जलीय विलयन में डालते हैं और इसके अंदर जलीय विलयन जैसे ही आएगा तो H प्लस और Cl माइनस के अंदर ये बदल जाता है। ठीक है, तो अब किसी विलयन के अंदर अगर आयंस होते हैं तो वो विद्युत का कैसा होता है, सुचालक होता है। तो आयन बनने के कारण ये विद्युत के कैसे होते हैं, अच्छे से सुचालक होते हैं। ठीक है, बेस भी विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि वो भी क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं। अगर सवाल में अगर आ जाए, जैसे कई बार सवाल आता है कि ग्लूकोज के सॉल्यूशन के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं तो बल्ब जो होता है वो ग्लो नहीं करता, लेकिन अगर उसी के अंदर अगर अम्लीय विलयन के अंदर अपन जो बल्ब को ग्लो करवाते हैं तो वो जलता है। तो इसका कारण है कि ग्लूकोज के विलयन में आयन नहीं बनते हैं, लेकिन अम्लीय और क्षारीय विलयन में क्या बनेंगे, आयन बनते हैं। और आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत के अच्छे सुचालक के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि विद्युत की जो परिभाषा है वो भी यही है कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, यानी आवेश होने जरूरी होते हैं। इसलिए आप देख सकते हो धातु जो होते हैं वो कैसे है, विद्युत के सुचालक होते हैं। अब है कुछ रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, वो जो थे पहले वाले वो अपन ने क्या पढ़े कि ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल के भौतिक गुण थे। अभी जो है वो क्या है, रासायनिक गुण है। रासायनिक गुण के अंदर सबसे पहले है धातु की अम्ल के साथ में अभिक्रिया। जैसे Zn की रिएक्शन अगर करवाते हैं किसके साथ में, अम्ल के साथ में, तो क्या बनता है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये याद रखना है कि इसके अंदर कि लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनती है कब, जब धातु की क्रिया किससे करवाते हैं, अपन अम्ल से करवाते हैं। ठीक है, जैसे आप और भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे Zn की रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ में करवाता हूं तो क्या बनेगा, ZnSO4 बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो धातु के साथ में अभिक्रिया करने पर हमेशा लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनती है। दूसरा है अगर कार्बोनेट के साथ में या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अगर अभिक्रिया करवाए तो क्या चीज बनेगी। देखो तो ध्यान रखो, जब भी कार्बोनेट जैसी बात आती है, कार्बोनेट अगर रिएक्शन करेगा तो सीधी सी बात है CO2 गैस दिमाग के अंदर लानी है कि CO2 गैस बनेगी ही बनेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये कार्बोनेट है धातु का। ठीक है, Na2CO3 जिसको बोलेंगे अपन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करवाता हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो क्या बनता है, NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, और प्लस CO2 गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो यहां पे एक तो लवण बनेगा, दूसरा CO2 गैस इंपॉर्टेंट है इसके अंदर बनती है, और प्लस क्या बनता है, जल बनता है। यानी अम्ल के साथ में अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया करवाए या कार्बोनेट की क्रिया करवाए तो हमेशा लवण प्लस जल प्लस CO2 बनती है। ठीक है, अब है हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अगर करवाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जैसे 2NaS जिसको बोलते हैं अपन बेकिंग सोडे का ये फॉर्मूला है 2NaOH NaSCO3, ये बेकिंग सोडा है जिसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको बोला जाता है हाइड्रोजन की जगह बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो NaSCO3 जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है, या और बाई कार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको दोनों नाम है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं और बाई कार्बोनेट भी कहते हैं।
अब जब इसके साथ में जब अभिक्रिया करवाते हैं NaSCO3 की, ठीक है, और जब इसके साथ में अम्ल के साथ में क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे भी क्या बनता है, एक तो लवण बनता है, CO2 गैस बनती है, और क्या बनता है, H2O बनता है, ठीक है। तो भले कार्बोनेट हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनता है, हमेशा लवण एवं CO2 गैस एवं क्या बनेगा, जल का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल से अभिक्रिया करवाने पर मीठी गंध युक्त एस्टर का निर्माण होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, अल्कोहल, और इससे क्या बनता है, एस्टर का निर्माण होता है, प्लस क्या बनता है, जल का निर्माण होता है। वो अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर अभिक्रिया करवाए किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में, ठीक है। अब एक कितने प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। अम्लों के प्रकार जो है, अगर देखें अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल, वे अम्ल जिनको खनिजों से प्राप्त होते हैं, जिनको खनिजों से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, वे अम्ल अकार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl जो है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड जो है HNO3, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोला जाता है H2SO4, ये जब है, ये जो सारे जो है वो क्या है, इनको खनिज अम्ल कहा जाता है, क्योंकि इनको खनिजों द्वारा ये प्राप्त होते हैं। दूसरा है कार्बनिक अम्ल, सीधी सी बात है, कार्बनिक अम्ल पता लग रहा है ये पौधे एवं जीव जंतुओं से, यानी कार्बनिक पदार्थों से बनते हैं, ऑर्गेनिक से बनते हैं, यानी किसी ऑर्गेनिज्म से ये प्राप्त होते हैं, यानी जीव जंतुओं से ये प्राप्त होते हैं। ये कैसे होते हैं, दुर्बल होते हैं, ठीक है। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, यूरिक अम्ल है, ठीक है, एसिटिक अम्ल है, इनको अपन पेड़ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले इनको ऑर्गेनिक एसिड या कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रो अम्ल, जिसके अंदर हाइड्रोजन मिलती है, वो हाइड्रो अम्ल, ठीक है। अम्लों में हाइड्रोजन पाई जाती है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसमें HCl, ठीक है, और हाइड्रोसाइनाइड जिसको बोलेंगे अपन HCl, जिसको हाइड्रोसाइनिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोजन होती है, वो हाइड्रोजन अम्ल कहलाते हैं। ऑक्सी अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होती है, जैसे H2SO4, इसको ऑक्सी अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, जिसको फॉस्फोरिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। फॉस्फोरिक अम्ल जो है अपने को डीएनए के अंदर भी ये आते हैं, इसलिए डीएनए जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज जो होता है वो इसी के कारण होते हैं। तनु अम्ल, देखो दो तरह के अम्ल मिलते हैं, एक तो होते हैं तनु और दूसरा होते हैं सांद्र, जिसको बोलते हैं एक तो डाइल्यूट होता है, दूसरा कंसंट्रेट होता है। डाइल्यूट का मतलब होता है अगर अम्ल की मात्रा में ली जाए और अम्ल के साथ में क्या मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए, तो अम्ल जो होगा उसकी जो क्वांटिटी जो हो जाएगी, वो सांद्रता उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पानी की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। यानी ऐसा विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज्यादा हो, जल की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, अम्ल की कम होती है, अम्ल की कम, तो वो कहलाता है तनु, ठीक है। जैसे दूध आते हैं अलग अलग, गोल्ड आता है, अमूल गोल्ड आता है, एक अमूल ताजा आता है, ठीक है। तो ताजे के अंदर क्या है कि उसमें थोड़ा पानी ज्यादा है, और गोल्ड के अंदर क्या है, पानी थोड़ा सा कम है, तो वो क्या होगा, उसमें पानी की क्वांटिटी कम है तो वो सांद्र होगा, ठीक है, और पानी की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, वो तनु होगा। तो जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता अपेक्षाकृत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तनु अम्ल कहा जाता है। सांद्र अम्ल जिनमें जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है, ठीक है, यानी जल अम्ल की सांद्रता ज्यादा होगी, अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, ठीक है, जल से, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सांद्र। जिसमें जल की मात्रा कम, जल की मात्रा कम होती है और अम्ल की ज्यादा होती है, अम्ल की ज्यादा होती है, वो क्या कहलाते हैं, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। तो ये हाइड्रो अम्ल क्या है, जिसमें हाइड्रोजन मिलती है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल है, ठीक है, HCN है। उसके बाद में ऑक्सी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होती है, H2SO4 है, H3PO4 है, जिसको फॉस्फोरिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। तनु अम्ल वे होते हैं जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है। सांद्र अम्ल वे होते हैं जिसमें जल की मात्रा कम होती है, ठीक है, और अम्ल की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो कहलाते हैं सांद्र।
अब एक कुछ जो अम्ल है जैसे बेंजोइक अम्ल, ये आपको घास, पत्तियों और मूत्र के अंदर ये मिलता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली में, अंगूर में, कच्चे आम के अंदर मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर और पालक के अंदर मिलता है, ठीक है। उसके बाद में सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू, नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। इंपोर्टेंट जो है वो फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, नेटल के अंदर, एक नेटल का प्लांट आता है उसके अंदर जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। और जो मधुमक्खी होती है उसके डंक में भी, मधुमक्खी के डंक में भी कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल मिलता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल या इसको मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला HCOOH होता है, ठीक है। ये अम्ल इसके अंदर मिलता है। इसी के कारण क्या होती है, जैसे ये मधुमक्खी काटती है तो इस अम्ल के कारण जहां से काटे हुए जो स्थान जो है वहां पे जलन होती है और दर्द महसूस होता है, ठीक है। तो इसको खत्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, जो लोहे के जंग को लगाते हैं, लेकिन वो लगाना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके स्थान पे आप जो बेकिंग सोडा है उसका पेस्ट लगा सकते हो, ताकि वो सारी प्रकृति का होगा। तो आपका जो फॉर्मिक अम्ल है वो इससे अभिक्रिया करके, अम्ल और सार अभिक्रिया करके उसको कैसा बना देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। जिससे आपका पेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एसिटिक अम्ल को सिरका कहा जाता है, विनेगर कहा जाता है, ठीक है। मैलिक अम्ल जो होता है वो चाय के अंदर मिलता है। लैक्टिक अम्ल दूध, खट्टा दूध, ठीक है, इसके अंदर अपने को ये मिलता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो आंवला के अंदर मिलता है, और इसमें विटामिन सी जो है उसी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी आंवला का अंदर जो होते हैं वो विटामिन सी होता है, ठीक है। तो ये अम्ल जो है कुछ बताए हुए। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर के अंदर है, सिट्रिक अम्ल संतरा और नींबू के अंदर है, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में, चींटी जो काटती है। नेटल एक प्लांट है, ये पौधा है नेटल, ठीक है। और इसी के पास में एक पौधा उगता है जिसको डॉग प्लांट बोलते हैं, डॉग पादप, ठीक है। ये इसकी पत्तियां सारी प्रकृति की होती है, सारी प्रकृति की होती है। तो जब भी नेटल प्लांट में जो कांटे अगर चुभ जाते हैं, ठीक है, तो उसके स्थान पे उसके पास में एक डॉग प्लांट करके उगता है, उसकी पत्तियों को लेके उसके रस को उस स्थान पे लगाया जाता है, तो वो दर्द जो होता है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। यानी उस पत्तियों के अंदर उसकी प्रकृति कैसी थी, सारीय होती है। एसिटिक अम्ल विनेगर कहा जाता है। मैलिक अम्ल चाय के अंदर मिलता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही के अंदर मिलता है। और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वो कहां पे मिलता है, आंवला के अंदर मिलता है। अब है अम्ल, कुछ अम्ल है जिनके यूज भी है। अम्ल अणुसूत्र उपयोग और विशेष कोई। सबसे पहला है एसिटिक एसिड, ठीक है, इसको दूसरा नाम है, इसको एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। सिरका निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है विनेगर में, इसमें विनेगर में एसीटोन बनाने में, ठीक है, और विलायक के रूप में इसको यूज में लिया जाता है। सिरके का अम्ल भी कहा जाता है, इसको सिरके का अम्ल कहा जाता है। दूसरा होता है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जिसका फॉर्मूला आता है C6H5COOH, ठीक है। ये बेंजीन का फॉर्मूला C6H5, और यहाँ पे ओइक एसिड जो है वो इसके लिए आता है, तो बेंजेनोइक एसिड जो होता है इसका नाम है। चटनी, अचार के अंदर आदि डिब्बेबंद जो खाद्य पदार्थ है उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनको सड़ने से बचाने के लिए ये अम्ल इसके अंदर मिलाया जाता है। उसके बाद में सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है C6H8O7 होता है। खाद्य पदार्थों में, कपड़ा उद्योग में, दवाइयों के अंदर इसका उपयोग में आता है, ठीक है। विशेष है, नींबू में सिट्रिक अम्ल की उपस्थिति होती है। इसकी मात्रा सर्वाधिक संतरे में पाई जाती है। सब्जियों में इनकी सर्वाधिक मात्रा मिर्ची में होती है, ठीक है। तो मिर्ची में भी कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। सर्वाधिक मात्रा मिर्ची के अंदर इसमें मिलती है। उसके बाद में है फॉर्मिक अम्ल, जो अभी बताया था मैंने, चींटी के डंक के अंदर, ठीक है, और मधुमक्खी के डंक के अंदर। इसका फॉर्मूला होता है SCOOH होता है, ठीक है। फलों को संरक्षण देने में, रबड़ को स्कंदन करने में और जीवाणुनाशक के अंदर इसको उपयोग में
लिया जाता है। लाल चींटियां जो होती है उनके डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है और मधुमक्खी के डंक में भी क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मिक अम्ल है इनके काटने से फिर क्या होगा, अपने को पेन और इरिटेशन होता है। उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCl होता है। ठीक है, HCl का उपयोग जो होता है वो PVC, एक्वाराइजिया, सौंदर्य में प्रसाधन में, इनको दवाई जो बनाते हैं सौंदर्य प्रसाधन में जो दवाइयां बनाते हैं या क्रीम बनाते हैं उनमें ये उपयोग में लिया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसको उपयोग में लिया जाता है। ये सबसे ये क्या है, प्रबल अम्ल होता है या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसको HCl को। PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसमें क्लोराइड आता है तो इसको बनाने के अंदर, ठीक है, PVC के पाइप आते हैं। ठीक है, वाइनिल क्लोराइड ये एक बहुलक है। ठीक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड का, तो वाइनिल क्लोराइड का ये क्या होता है, बहुलक का होता है। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। देखो इधर भी आया एक्वाराइजिया, अभी HCl में भी आया था एक्वाराइजिया। तो एक्वाराइजिया क्या है वो यहाँ पे एक संज्ञा देते हैं एक को। एक्वाराइजिया क्या होता है, एक्वारेजिया, इसको रॉयल विलियन भी बोला जाता है, विलियन। ठीक है, दूसरी चीज एक्वारेजिया के अंदर इसमें दो भाग होते हैं, एक तो HCl मिलाया जाता है और दूसरा मिलाया जाता है HNO3। तो HCl में भी अपन ने पढ़ा था अभी कि एक्वारेजिया के बनाने में उपयोग में आता है। इसका रेशियो जो रहता है वो 3:1 रहता है। ठीक है, अगर टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं तो 3 भाग HCl के होंगे, एक भाग जो होगा वो HNO3 का होगा। ठीक है, इससे जो सॉल्यूशन बनता है उसको एक्वारेजिया कहा जाता है। इसका उपयोग, इस एक्वारेजिया का उपयोग गोल्ड एवं प्लेटिनियम जैसी धातुओं को विलय कर देती है, विलय कर देते हैं। ठीक है, यानी धातुओं को ये क्या कर देता है, घोल देता है। ठीक है, यानी जो धातु जो है सोने और प्लेटियम जैसी है, एक्वारेजिया के अंदर डालने पे वो घुल जाएगी। उर्वरक के निर्माण में, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक जो तो है वो नाइट्रोजन वाले जो उर्वरक बनते हैं उनके निर्माण में, विस्फोटक में, स्टेनलेस स्टील के अंदर और अम्लों के उपचार में भी इसका उपयोग में लिया जाता है नाइट्रिक एसिड का। इसे सोर का अम्ल भी कहता है, सोरे के अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, सोरे के अम्ल जो है वो किसको कहा जाता है, HNO3 को कहा जाता है, याद रखना। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसका फॉर्मूला आता है। ठीक है, इसका उपयोग नाइट्रोसेलुलोज उत्पादन में किया जाता है, अपमार्जक में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा है जो बैटरी के अंदर जो पानी भरते हैं, ठीक है, वो उसके अंदर जो बैटरियों के अंदर जो लिक्विड आता है, एसिड आता है, वो कौन सा आता है, H2SO4 आता है। पेट्रोलियम में शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। तो ऑयल ऑफ विट्रोल किसको कहा जाता है, H2SO4 को कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है H2C2O4 होता है, H2C2O4। इसका उपयोग जो होता है वो फोटोग्राफी, चमड़े में विरंजन करने में, चमड़े का कलर उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल का एक्वारेजिया, उर्वरक, विस्फोटक, स्टेनलेस स्टील के अंदर किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो होता है वो नाइट्रोसेलुलोज, अपमार्जक, ठीक है, और बैटरी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है और पेट्रोलियम में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका नाम क्या है, रॉयल ऑफ विट्रोल है। ठीक है, ये रॉयल ऑफ विट्रोल इसको कहा जाता है। सोरे का एसिड जो है वो कौन है, वो नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक है, तो आज जो क्लास के अंदर जो था वो अपने अम्ल था और उसके बाद में कुछ थ्योरी जो थी जिसके अंदर अरेनियस की थ्योरी थी, ठीक है, बॉस्टन और लॉरी की थ्योरी थी और लुईस अम्ल वाले की थी। ठीक है, तो जो सबसे पहले अरेनियस था उसने बताया कि H+ साइन देते वो एसिड होते हैं जलीय विलयन में, OH देते वो सारी होते हैं जलीय विलयन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बॉस्टन लॉरी ने बताया जो प्रोटॉन देते हैं वो एसिड होते हैं और जो प्रोटॉन लेता है वो क्या होता है, सार होते हैं। देने के बाद में, प्रोटॉन देने के बाद में वो सयुग्मी किसमें बदल जाता है, सार के अंदर बदल जाता है, और जो लेने के बाद में वो किसमें बदल जाता है, सयुग्मी अम्ल के अंदर बदल जाता है। ठीक है, ये बताया था किसने, बॉस्टन लॉरी ने। लुईस ने ये बताया कि जो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो दे रहे हैं, ठीक है,
तो वो क्या कहलाता है, सार कहलाता है, और जो ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो इसका एक एग्जांपल अपन ने पढ़ा BF3 प्लस क्या था, NH3 वाला। तो वहां पे NH3 जो था वो अपना लॉन पेयर किसको दे रहा था, BF3 को, यानी बोरोन को दे रहा था, क्योंकि बोरोन में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या थे, बाकी थे उसके स्ट्रक को पूर्ण करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही उसने क्या किया, BF3 ने जब उसमें इलेक्ट्रॉन जो थे वो उसको दे दिए, तो देने के बाद में जो थे वो क्या है, जो देता है वो क्या होता है, सार होता है। BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर रहा है, वो क्या होता है, अम्ल कहलाता है, ठीक है। और अम्ल जो होते हैं वो उसमें जो बॉन्ड बन रहा था वो कौन सा था, उपसहसंयोजक बंध था, जिसके कारण क्या हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन युग्म था उसका ज्यादा खिंचाव जो था वो किसकी तरफ था, बोरोन की तरफ होता है, ये बॉन्ड ये कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि अम्ल जो के भौतिक गुण पढ़े, अम्ल के रासायनिक गुण में पढ़ा कि जो अम्ल धातु के साथ में अभिक्रिया करता है तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, और धातु के अम्ल जो है वो कार्बोनेट के साथ में या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण CO2 और जल देता है। अम्ल जब सार के साथ में अभिक्रिया करता है तो हमेशा लवण एवं जल का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये अपन ने इसके अंदर पढ़े। फिर अपन ने पढ़ा कि अम्ल के कुछ जो है उपयोग जो है वो क्या है, ठीक है, अम्ल का उपयोग में आ रहे हैं, तो इनके बारे में भी अपन ने पढ़ा। कौन कौन से अम्ल, हाइड्रो अम्ल होते हैं, ऑक्सी अम्ल होते हैं, तनु जो है वो अम्ल क्या है, सांद्र अम्ल का है क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में अपन ने आज की क्लास के अंदर देखा, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।